आज विभिन्न जिलों से व्हाट्सएप पर बहुत सारा मैसेज आ रहा है। बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं, सब लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। कुल मिलाकर मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देना चाहता हूं। आपको लड़ाई के लिए तैयार कर दिया जाए, बहुत तेज तलवार आपके हाथ में दे दी जाए और आपको तलवार चलाने नहीं आता हो, तो क्या आप जंग जीत सकते हैं? कदापि नहीं। जंग जीतने के लिए कुशल योद्धा तो होना ही चाहिए, तलवार भी तेज होना चाहिए। यही आप समझ लीजिए कि आपने प्रशिक्षण लिया है, आपको प्रमाण पत्र मिला है, आपने कहीं काम किया है जिसके एवज में आपको अनुभव प्रमाण पत्र मिला है। ये दो हथियार आपके पास है जो आपका अचूक हथियार है, लेकिन आपको चलाने नहीं आ रहा है। आपको डीडीसी के यहाँ से फोन आता है कि आप सर्टिफिकेट कहाँ से लाए हैं, यह फर्जी है। आप डर जाते हैं। वह कहता है आप पर एफआईआर हो जाएगा। आप थरथरा जाते हैं। आप दोबारा वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। आप लड़ने से डर जाते हैं। तो आप जंग नहीं जीत सकते हैं। आपको जंग जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा, हर व्यवस्था से लड़ना पड़ेगा। आप जानते हैं कि पूरे बिहार में 1 से 1.5 लाख रुपया रेट खुल गया है स्वच्छता पर्यवेक्षक के चयन के लिए। अब 1 से 1.5 लाख रुपया जिसके पास होगा उसकी बहाली तो आसानी से हो जाएगी, लेकिन जिसके पास नहीं होगा उनको पंचायत, प्रखंड और जिला से लेकर मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक भी लड़ना होगा। उनको जनता दरबार तक जाना होगा, उनको डीडीसी के यहाँ कंप्लेंट करना होगा, डीएम सर के यहाँ कंप्लेंट करना होगा, उनको लोक शिकायत निवारण कोषांग में लड़ना होगा केस करके, उनको हाईकोर्ट भी जाना पड़ सकता है। अगर आप लड़ने में सक्षम हैं तो आप नौकरी ले सकते हैं, नहीं सक्षम हैं तो आप स्वच्छता पर्यवेक्षक नहीं बन सकते हैं। आपको कितना भी बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया जाए, आपसे कुछ नहीं हो सकता है। कुछ बिंदुओं पर मैं कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं। अलग अलग जिलों में 2-2 पेज का अलग अलग गाइडलाइन घूम रहा है। मैं उसकी एक प्रति आपको दिखा रहा हूं। यह गाइडलाइन सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जो भी गाइडलाइन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वारा बनाया गया है वह एलएसबीए के वेबसाइट पर उपलब्ध है। लेकिन ये जो अलग अलग 1-2 पेज का गाइडलाइन सभी जिलों में घूम रहा है, जिसमें कई तरह की बातें लिखी गई हैं, ये गाइडलाइन किसी भी स्तर से सही नहीं है। अब इस गाइडलाइन में कहीं कहीं देखने को यह मिल रहा है कि इसमें लिखा हुआ है 12 महीने का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक जगह यह भी लिखा हुआ है कि ये जो गाइडलाइन है, ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है, यह प्रखंड अथवा पंचायत से निर्गत होना चाहिए। तो यह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ऐसी बात कहीं है ही नहीं। आप कहीं भी काम किए हैं, सरकार उसको मान्यता दी है। आप किसी कंपनी में काम किए होंगे समुदाय के साथ मिलकर, तो कंपनी भी आपको प्रमाण पत्र दे सकती है अनुभव का। किसी एनजीओ में, किसी गैर सरकारी संस्था, किसी ट्रस्ट या किसी अन्य संस्थान में किए होंगे जो रजिस्टर्ड हो, तो आप उनसे भी प्रमाण पत्र ले सकते हैं और यह भी मान्य है। मैं इसका प्रमाण भी आपको बता रहा हूं। इसमें
एक जगह और कुछ मिला है, आप लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए विभिन्न जिलों में भिन्न भिन्न तरह के गाइडलाइन घूम रहे हैं। मैं पहले भी यह बात बता चुका हूं। और ये जो गाइडलाइन है, इस पर पंचायत सचिव से पूछने पर उनकी अलग राय है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का अलग राय है, डीडीसी कुछ और कहते हैं, जिला समन्वयक कुछ और कहते हैं, राज्य समन्वयक की अलग राय है। किसी की राय एक समान नहीं है। इसका यह मतलब है कि गाइडलाइन को या तो किसी ने अच्छी तरह से पढ़ा ही नहीं है, या पढ़ा भी है तो उनकी समझ में आया ही नहीं है। अगर गाइडलाइन समझ में आ जाए तो बहाली इसकी सही से हो सकती है, लेकिन यह उनके समझ के बाहर की बात है। अब हम लोग एक दो पॉइंट पर बात करते हैं। ये जो 67 पेज का गाइडलाइन एलएसबीए के वेबसाइट पर डाला गया है, इसमें पात्रता मानदंड और अधिमान अर्थात प्रीफरेंसेस, जिसको हम लोग प्राथमिकता कहते हैं, दोनों में अलग अलग बातें हैं। किंतु ध्यान दीजिएगा इस पर कि पात्रता मानदंड का पहला पॉइंट 3.1 इसको अनिवार्यता के कॉलम में रखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि यह अनिवार्य है, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो अनिवार्य है क्या? अनिवार्य इसमें यह है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक आवेदक के पास मैट्रिकुलेशन या समकक्ष की न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए। मैट्रिक से ऊपर आप कोई भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। दूसरी है 3.2 पारा में लिखा हुआ है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक आवेदक 20 वर्ष से 45 वर्ष की आयु सीमा में होना चाहिए। इससे 20 से न कम होना चाहिए, न 45 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए। 3.3 में है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक आवेदक द्वारा पूर्व में कोई प्रतिष्ठित संगठन अथवा संस्थानों से SLWM पर न्यूनतम 10 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस पर ध्यान देना चाहिए कि 10 दिन का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हर हाल में उनको होना चाहिए। अगर नहीं है उनके पास प्रमाण पत्र तो उनकी बहाली नहीं होनी है। मैं फिर से एक बार जोर देकर कह रहा हूं कि उनकी बहाली नहीं होनी है, क्योंकि यह गाइडलाइन के अनिवार्यता कॉलम में है। यह अनिवार्य है, इसके बिना बहाली नहीं होगी। अगर किसी ने किया है तो उसने गलती किया है, उस बहाली को फर्जी बहाली कही जाएगी। और अगर आप लड़ सकते हैं व्यवस्था से तो लड़िए, नहीं लड़ सकते हैं तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जाइए। निश्चित रूप से जीत आपकी होगी, क्योंकि यह बिल्कुल गलत किया गया है। बिना प्रमाण पत्र के बहाली की गई है। 3.4 कॉलम में लिखा हुआ है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक कोई सार्वजनिक पदधारक नहीं होना चाहिए, या निर्वाचित जनप्रतिनिधि, मुखिया, पंच, वार्ड सदस्य, अन्य एवं ग्राम पंचायत एवं प्रतिनिधियों के नजदीकी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, ये लोग जो जिला परिषद के सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, प्रमुख जी होते हैं, तो इन लोगों के नजदीकी रिश्तेदार या इनके परिवार से नहीं होना चाहिए। और पांचवा है 3.5 में कि समुदाय के साथ काम करने का कम से कम 12 महीने का अनुभव और ज्ञान हो। देखिए, इस पांचवें कलम में जो लिखा हुआ है कि अनुभव और ज्ञान हो, तो इसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। ज्ञान की बात कही गई है कि आपको अनुभव होना चाहिए या ज्ञान होना चाहिए। तो आपके पास प्रमाण पत्र की मांग नहीं की गई है। लेकिन अब सवाल है कि अनुभव और ज्ञान हो, कैसे जाना जाए? कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि लगा दे और पता चले कि इनको अनुभव है काम करने का। तो इसी के लिए अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये दो चीजें जो है
वो पात्रता मानदंड के अनिवार्यता कॉलम में है। आप लोग बिल्कुल माइंड से क्लियर हो जाइए कि यह चीज होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो बहाली किसी भी सूरत में नहीं होनी है, चाहे वो स्वच्छता पर्यवेक्षक के पद पर कोई भी हो, चाहे वो महिला हो अथवा स्वच्छाग्रही हो, उनकी बहाली नहीं होनी है। अगर कोई जबरन कहता है कि मैं स्वच्छाग्रही हूं, मुझे प्राथमिकता मिलनी चाहिए, प्राथमिकता तो मिलनी चाहिए, लेकिन उनके पास प्रमाण पत्र है तभी प्राथमिकता मिलेगी। प्रमाण पत्र अगर प्रशिक्षण का नहीं है तो उनको प्राथमिकता नहीं मिल सकती है। आइए इसमें भी मैं कुछ क्लियर करना चाहूंगा कि अधिमान जिसमें प्रीफरेंसेस की बात कही गई है, प्राथमिकता किनको मिलेगी, तो सबसे पहले है 4.1 में कि विशेष रूप से जीविका के शिविरों से महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि अगर जीविका दीदी हैं या जीविका की जो भी महिलाएं वहां शिविरों में काम की हुई हैं, उन्हीं को इसमें प्राथमिकता दी जानी है। सबसे पहले अगर कहीं स्वच्छाग्रही हैं और जीविका की महिलाएं हैं तो सबसे पहले जीविका वालों को प्राथमिकता देना है, उसके बाद स्वच्छाग्रही को प्राथमिकता देना है। 4.2 कॉलम में है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक आवेदक के पास समुदाय को सेवाएं प्रदान करने और नौकरी की आवश्यकताओं के अनुसार यात्रा करने के लिए अपने परिवार से स्वीकृति होनी चाहिए। ये तो सबके पास मिल जाएगा। स्वच्छता पर्यवेक्षक आवेदक को आवश्यकता के अनुसार यात्रा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये 4.3 में है, ये भी सब लोग तैयार रहते हैं। 4.4 है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक आवेदक के पास इंटरनेट कनेक्शन के साथ स्मार्टफोन होना चाहिए, ये सब लोगों के पास में है। 4.5 में है स्वच्छता पर्यवेक्षक आवेदक उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए, ये प्रीफरेंसेस है, मतलब उनको प्राथमिकता मिलेगी। उसी ग्राम पंचायत के निवासी हो तो प्राथमिकता मिलेगी, अगर नहीं हो तो उनकी भी बहाली हो सकती है, लेकिन ऐसा तो शायद कहीं ही हुआ होगा, क्योंकि कुछ जगह सुनने में आया है कि दूसरे पंचायतों के निवासी को भी स्वच्छता पर्यवेक्षक के पद पर बहाल किया गया है। तो सच्चाई इसमें यही है कि यह चुपचाप किया गया है, न तो इसमें आम सभा हुई है, न तो किसी को खबर किया गया है पंचायत में कि आप लोग आवेदन डालिए। तो चुप चोरी से जहां होगा वहां तो रुपया की बात ही है, और पैसे लेकर यह बिल्कुल गलत तरीके से दूसरे पंचायत के लोगों को दूसरे पंचायत में बहाल कर दिया गया है। उनको बहाल हो सकते हैं, लेकिन ऐसी नौबत आ ही नहीं सकती है। कौन ऐसा पंचायत है जिसमें एक भी आवेदक बहाल होने के लिए तैयार नहीं है जी? ऐसा हो ही नहीं सकता है। 4.6 कॉलम है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक आवेदक अनुबंधित अथवा दैनिक आधार पर आपसी समझौते के आधार पर समुदाय आधारित संगठन ग्राम पंचायत के साथ काम करने के लिए सहमत होना चाहिए। ये तो प्राथमिकता की बात कही गई है, मतलब इनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो सबसे पहले 4.1 में पढ़िए कि जीविका के शिविरों से महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें कहीं सबसे पहले प्रेफरेंसेस किनको देना है, तो जीविका के शिविरों से महिलाओं को देना है। इसमें 4.6 तक है, 6 पॉइंट है इसमें कहीं भी स्वच्छाग्रहियों का वर्णन नहीं है। तो फिर कैसे इनको प्राथमिकता दी जाएगी बताइए? तो यह गाइडलाइन ही संपूर्ण चीज को घेरे में डालता है। बिल्कुल गाइडलाइन को स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, सरकार गाइडलाइन जारी नहीं कर रही है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जहानाबाद के मोदनगंज प्रखंड से एक मुन्ना जी हैं, इन्होंने काफी लड़ाई लड़ी इसके लिए, अपने डीडीसी से भी इन्होंने लड़ाई लड़ी, और साथ साथ मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी इन्होंने कंप्लेन किया है, जिसके बाद डीडीसी महोदय ने 7 जनवरी 2023 को कार्रवाई करते हुए एक पत्र राज्य समन्वयक के नाम से जारी किया कि इसमें हमको दिशा निर्देश दिया जाए कि अगर किसी पंचायत में जीविका और उसी पंचायत में स्वच्छाग्रही भी आवेदक हैं तो किनको प्राथमिकता दी जाएगी। आज अब 2.5 महीना बीत चुका है, लेकिन इसका कोई जवाब राज्य समन्वयक की ओर से नहीं आया है। इसी बीच मुन्ना जी ने राज्य समन्वयक के पास आरटीआई भी लगा दिया। सूचना के अधिकार के तहत उन्होंने 6 प्रश्नों का जवाब मांगा, जिनका ये प्रश्न भी हम आपको डालने का प्रयास कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। देखिए 6 प्रश्न उन्होंने डाला है जो आपके ग्रुप में भी है, लेकिन 6 प्रश्नों में गोल मटोल जवाब उसने दिया कि जो गाइडलाइन जारी की गई है
उसी के आधार पर बहाल किया जाना है। तो जब गाइडलाइन ही स्पष्ट नहीं है तो फिर कैसे लिखता है कि उसी के आधार पर बहाल किया जाना है? बिल्कुल गलत है। हाईकोर्ट जाने की तैयारी कीजिए। जो लोग भी इसमें मजबूती से लड़ेंगे उनकी निश्चित जीत होगी। मैं फिर कह रहा हूं, आपको पूरी तरह से सहायता करूंगा। आप लोग कंप्लेंट कीजिए, हाईकोर्ट जाइए, जीत आपकी होगी। धन्यवाद।